सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम 11th और 12th की एनसीईआरटी जो मैथ्स की बुक है उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, जो डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, तो उसमें हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 की इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया गया है और हमसे कह रहा है कि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को दिखाना है कि इसके बराबर है। ठीक है, तो जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं वैसे यहाँ पर भी करेंगे। अब हमने मान लिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है। ठीक है, अब हमें क्या देखिए 1 + a² + b² को कॉमन निकालना होगा, यानी कि किसी रो या किसी कॉलम में हमें 1 + a² + b² बनाना पड़ेगा, तभी हम उस रो या उस कॉलम से 1 + a² + b² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज कर रहा हूं, देखिए यहां पर 2b है, अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2b² हो जाएगा और फिर इसमें ऐड करूं तो 2b² - b², तो यहाँ पे +b² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 + a² + b² का टर्म बन जाएगा। इसमें अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2ab + 2ab यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, थर्ड रो में b से मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट रो में ऐड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगाने जा रहे हैं, हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं R1 को हम चेंज करना चाहते हैं, किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, R1 में ऐड करना चाहते हैं, R3 में b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको R1 में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है तो आप यहाँ पे कर लीजिए। हमें R1 में ऐड करना है तो पहले हम क्या करते हैं, R1 को लिख लेते हैं, तो 1 + a² - b²। हम एक एक स्टेप को समझते हुए बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर 2ab है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास -2b है। ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गया R1। अब R3 में b से मल्टीप्लाई करना है तो b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2b² हो जाएगा, ये -2ab हो जाएगा, और जब यहाँ पर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा b - a²b और माइनस यहाँ पर जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b³ हो जाएगा। अब क्या करना है, इस रो में इस रो को ऐड कर देना है, तो बीच में हमने लगा दिया प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + a² - b² + 2b², यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + a² और प्लस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तो 2ab + -2ab, यानी कि 2ab - 2ab, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, -2b है और +b है, यानी कि यहाँ पर -b बचेगा, यहाँ पर -a² बचेगा और -b³ हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म से हम क्या कर सकते हैं, -b को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 + a² और +b² बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, -b कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर अंदर बचेगा 1 + a² और +b² के। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकेंड रो और थर्ड रो को तो डिस्टर्ब कर नहीं रहे, तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2ab, यहाँ पर हो गया 1 - a² + b², यहाँ पर क्या हो गया 2a, और थर्ड रो को भी एज इट इज लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - a² और यहाँ पे -b² हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या किसी रो से कुछ कॉमन आ रहा है, जो कि हमारा मेन मकसद था, भाई हमें 1 + a² + b² को कॉमन लेना था। तो फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पर 1 + a² + b² है, इस 0 को हम 0 × 1 + a² + b² लिख सकते हैं, और यहाँ भी 1 + a² b² है, यानी कि जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, हम फर्स्ट रो से कॉमन निकाल रहे हैं 1 + a² + b²। तो जब हम फर्स्ट रो से इसको कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कॉमन आ गई है, यहाँ पे 0 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्वांटिटी कॉमन हो गई है, तो यहाँ पे -b बचेगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू बी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने सेकेंड और थर्ड रो को क्या किया ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखिए एक पावर कॉमन आ गई, हमें 3 पावर लानी है, तो अभी 2 पावर और चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, अब देखिए अब क्या करेंगे कि अगर R3 में a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2ab हो जाएगा, और R2 में से R3 को सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जिस तरीके से पहले रो से हम 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लिए थे, उसी तरीके से क्या होगा सेकेंड रो से भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो देखिए हम इस बार कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, R3 में क्या करना चाहते हैं, R3 में a से मल्टीप्लाई करके और उसको R2 से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यानी कि हमारा मेन मोटिव क्या है, R2 में क्या करना चाहते हैं, R2 में सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसको, R3 में a से मल्टीप्लाई करके, यानी कि R2 माइनस AR3। ठीक है, तो फिर अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो हम रफ और कर लेते हैं। R2 को हमें एज इट इज लिखना है, तो हमने यहाँ पर R2 को लिख लिया भाई 2ab है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2a है। अब क्या करना है, R3 में a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था, इस बार क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन, अब 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब फर्स्ट रो को तो एज इट इज पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ माइनस भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2ab माइनस 2ab 0, यानी कि यहाँ पे हो गया 0। इसमें से करना है इसको सब्सट्रैक्ट, तो देखिए जब इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर एंट्री होगी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2a माइनस दिस, यानी कि पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या होगा 2a फिर माइनस ए फिर क्या होगा प्लस ए क्यूब होगा, और क्या होगा प्लस ए बी स्क्वायर होगा। अब 2a माइनस ए क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस ए क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से a कॉमन आ सकता है, तो a कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्वांटिटी यहाँ पर बचेगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड रो को क्या कर सकते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं, तो यहाँ पर तो 2b आ जाएगा, यहाँ पर -2a आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कोई एंट्री इस बार कॉमन आ रही है। देखिए सेकेंड रो में हम देख पा रहे हैं कि 0 यहाँ है तो कोई बात ही नहीं है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे इस बार सेकेंड रो से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो एक पावर पहले से थी, एक पावर यहाँ से कॉमन लेंगे, तो टोटल कितनी पावर हो जाएंगी, अब टोटल हमारे पास 2 पावर हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या बचता है हमारे पास, भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है माइनस बी है, यहाँ पे 0 यहाँ से कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा a बचेगा। बाकी थर्ड रो को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया 2b, यहाँ पर हो गया -2a और यहाँ पर हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा डिटर्मिनेंट आ गया है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो बाहर जो ये पावर थी वो तो रहेगी ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो दिस, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई दिस इंटू दिस, और माइनस दिस इंटू दिस होता है तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और 2a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माइनस बी लिखेंगे। अब देखिए माइनस बी है तो इसको छोड़े इसको छोड़े, दिस इंटू दिस, भाई इसका इससे मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा 0, फिर लगाएंगे माइनस, इसका इससे 0 फिर लगाए माइनस, इसका इससे तो क्या होगा 2b इंटू 1 तो 2b, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 2b। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2b इंटू बी क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि जो हमें प्रूव करना था भाई 2 पावर यहाँ है 1 पावर यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही क्या है, यही हमारे पास RHS है। तो इस तरीके से देखिए हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके दिखा दिया कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रॉपर बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो इसको भी चलिए प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए इसमें हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम R1 जो है, जो फर्स्ट रो है उसमें क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो R2 है उसमें क्या करते हैं b से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो R3 है उसमें क्या करते हैं c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस R1 रो में a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में b से और R3 में c से। तो चलिए कर लेते हैं। R1 में जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b और यहाँ पर a स्क्वायर c, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर b और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर c। इसमें हमें b से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी हो जाएगा। R3 में हमें c से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा c स्क्वायर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा c स्क्वायर b। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c और ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है ना तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज होगी, तो हम क्या करेंगे उसको बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 अपान ए बी सी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। भाई क्या होगा, इससे ए कॉमन करेंगे, इससे बी कॉमन करेंगे, इससे सी कॉमन करेंगे, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वही डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें ए बी सी से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए गाइस हम क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से ए कॉमन निकाल सकते हैं, जो सेकंड कॉलम है इसमें से बी कॉमन निकाल सकते हैं, और जो थर्ड कॉलम है इसमें से हम सी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम से ए कॉमन निकालेंगे, दूसरे से बी और तीसरे से सी। तो ए बी सी, भाई इससे ए बाहर आया, इससे बी और इससे सी, तो ए बी सी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब जब इस कॉलम से हमने ए कॉमन किया है तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर बचेगा। फिर इससे हम बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर होगा क्योंकि बी कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से हम सी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये जो ए बी सी है इस ए बी सी से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें लाना क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं इसको। अब देखिए, अगर हम इस फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड को ऐड करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। तो अब हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं? अब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। किस तरीके से? फर्स्ट रो में R1 R2, मतलब फर्स्ट रो तो था ही, उसमें R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं। तो जो अब देखिए, इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इतना आप लोग समझ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस 1 पहले से है, प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी वही चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि फर्स्ट रो में हर जगह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं, प्लस सी स्क्वायर। भाई ये चीज हमें कॉमन लानी थी और हर एक रो से कॉमन आ रही है, तो उसको मैंने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद? भाई 1 ही तो बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, क्योंकि हर एक जगह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। बाकी रोज को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा इजी बनाते हैं डिटर्मिनेंट को। मतलब क्या करते हैं, इसमें जो एंट्रीज हैं उनको हम थोड़ा जीरो बनाते हैं। तो जीरो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ जीरो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ तो छेड़खानी करनी नहीं है, तो 1b स्क्वायर सी स्क्वायर। हम सेकेंड कॉलम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, C2 में से क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए C3 में भी वही काम कर रहे हैं। C3 में क्या कर रहे हैं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ गया 0। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 0, और सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम ये चीज ना करते तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ता, लेकिन अगर हमने एक बार ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया तो अब एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। तो इन दोनों एंट्रीज के करेस्पॉन्डिंग तो एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं, केवल इस एंट्री के करेस्पॉन्डिंग हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। और एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, यानी कि 1 आ जाएगा। तो फाइनली इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो निकल के क्या आ जाएगी, वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यही क्या है, यही हमारे पास RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कहीं पर हमने थोड़ा सा भी एक्सपेंड किया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपेंड करने की जरूरत हो तो वहाँ एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन इसमें चूंकि हमें दिख रहा था, भाई अभी भी अगर एक्सपेंड करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब हमें दिख रहा है ना कि यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यहाँ पे 0 बना सकते हैं, तो बना लेते हैं। भाई फालतू का खतरा मोल लेने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, पता चले कि कैलकुलेशन के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो बगैर एक्सपेंड किए इस तरीके से आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके बहुत ही इजीली डिटरमिनेंट की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बचते हैं, तो उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सो गाइस, हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस पर क्वेश्चन मान के चलिए कि अगर आप कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट ऑफ के ए होता है ये हो जाता है के, अब ए का जो ऑर्डर है उतनी पावर के पे रेस हो जाती है, तो ए का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n,
यानी कि k की पावर n हो जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। मतलब अगर a n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ k होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। हम लोग पहले इन सब फार्मूलों की बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब इस केस में क्या है, n की वैल्यू 3 है। भाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस हिसाब से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ k लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k क्यूब और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a k। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सोचना ही नहीं था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, थर्ड है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और फोर्थ है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए कि कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हो और हमने कह दिया हो कि वही डिटर्मिनेंट है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। दोनों का सिंबल भी अलग है, आप देख लीजिए। जब मैट्रिक्स का सिंबल लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं, और डिटर्मिनेंट जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इसके अंदर एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो अगर भाई तो कहीं पर भी हमने ये तो कहा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। वैसे भी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस ये आता है कि जो मैट्रिक्स है वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैट्रिक्स के डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स केवल अगर आपके पास कुछ डाटा है तो उसको कुछ रोज और कुछ कॉलम में अरेंज करने का जो माध्यम है वही क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा, कभी आपने ये सुना है कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स की वैल्यू +4 आ रही है? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही सुनेंगे, क्योंकि वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जबकि डिटर्मिनेंट जब हम बात करते हैं तो भाई डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वहां से हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकल के आती है। तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो उस तरीके से हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। अब देखिए इस ऑप्शन में केवल एक अंतर है, यहाँ पर स्क्वायर वर्ड लगा है और यहाँ पर स्क्वायर वर्ड नहीं लगा है। तो देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। जबकि जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो मैट्रिक्स का लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी हो सकती है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, या वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, ठीक है। किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। जबकि डिटर्मिनेंट की बात तभी करते हैं जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी कि वो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो जो कि इसमें बताया नहीं, इसमें सीधे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ये तो इसके हिसाब से हर एक मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ कोई भी नंबर एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एकदम सही बात कह रहा है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, यानी कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जो कि सी ट्रू है तो डी क्या हो गया, अपने आप गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब देखिए आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां पर ऐसा नहीं कि जैसे हमने 13 नंबर क्वेश्चन किया, 14 नंबर क्वेश्चन किया, उस तरीके से क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वहां पर आपसे इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 थी इस तरीके से कंप्लीट होती है। फर्दर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, कि किसी डिटर्मिनेंट की सहायता से हम किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे अगर किसी को नीड है इन वीडियोस की, इन वीडियोस से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसकी हेल्प हो जाए। जो मेरा मेन पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का और यूट्यूब पर आने का, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।